सभी को नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक पार्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले दो पार्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के थे आपने काफ़ी पसंद किया और ये पार्ट भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं। ये जो पार्ट है वो सस्य संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन और उससे संबंधित है। सस्य संयोजन सामान्य सा है कि एक खेत में या क्षेत्र में कितनी फसलें बोई गई हैं, कितनी भूमि उपलब्ध है और कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं। किसी क्षेत्र या प्रदेश में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को सस्य संयोजन कहते हैं। मान लीजिए 110 या 120 हेक्टेयर कोई क्षेत्र है और उसमें से कितने प्रतिशत भाग में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो सामूहिक रूप से उसको सस्य संयोजन कहते हैं। इसमें किसी क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली सभी फसलों का अध्ययन होता है। अलग अलग कृषि वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहले है वीवर महोदय। वीवर महोदय ने लीस्ट स्क्वायर मेथड अपनी विधि प्रस्तुत की थी। तो सामान्य सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि लीस्ट स्क्वायर मेथड किसने प्रस्तुत की थी? वीवर महोदय ने। तो वीवर ने सस्य संयोजन की लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग 1954 में किया था मध्य पश्चिमी अमेरिका के लिए। ये उन्होंने लिखा है क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स इन द मिडल वेस्ट यूएसए। वीवर के मॉडल का आधारभूत तथ्य यह है कि सभी फसलों के अंतर्गत कृषि भूमि समान रूप से संलग्न है। तो ये बाद में आलोचना भी बनी थी, सभी फसलों को शामिल किया उन्होंने, जबकि व्यवहार में ये लागू नहीं होता है। यदि किसी क्षेत्र में एक ही फसल है तो इसका मतलब है कि वह 100% क्षेत्र में है। यदि उसी क्षेत्र में दो फसलें हैं तो प्रत्येक फसल 50% क्षेत्र में है, दोनों का 50% हो गया। 3 फसलें हैं तो प्रत्येक फसल का 33.3% यानी 3 बराबर भाग हो गए। वीवर महोदय ने न्यूनतम विचलन विधि को आधार माना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, इससे संबंधित यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कई बार। वीवर ने सस्य संयोजन की गणना में प्रसरण का सूत्र का प्रयोग लिया था। सूत्र में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, जबकि यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। इसमें अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर एन को उन्होंने सही आंसर माना था। तो देखना होगा हमें कि कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। अगर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन दिया गया है, बाकी ये नहीं है, तो ये सही होगा। अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर दिया गया है तो इसको सही मानेंगे। इसमें डी का तात्पर्य फसलों के सैद्धांतिक और वास्तविक फसल क्षेत्र के अंतर से है और एन का मतलब फसलों की संख्या से है, नंबर्स ऑफ क्रॉप्स कितनी हैं। कुछ कमियां रह गई वीवर के मॉडल में, कौन कौन सी हैं? वीवर ने सभी फसलों को समान महत्व दिया, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। व्यापारिक फसलें हैं जैसे कपास है, गन्ना है और दूसरी फसलें खाद्यान्न फसलें हैं, तो सबको समान महत्व दिया गया। इसकी आलोचनाएं हुई बाद में। वीवर का मॉडल जीवन निर्वाह कृषि प्रदेशों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो व्यापारिक फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं उसी क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ था। जीवन निर्वाह कृषि में जैसे स्थानांतरित कृषि की जाती हो वहाँ पर, और गहन निर्वाह कृषि की जाती हो जिसका उद्देश्य केवल खाद्यान्न उत्पादन करना है, तो वहाँ ये लागू नहीं होता है। वीवर ने सस्य संयोजन निर्धारण में पशुओं को स्थान नहीं दिया है। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है, एक स्वाभाविक सी बात है। किसान है, पशुओं को भी अपने खेत में ही पालता है, तो उसकी कोई चर्चा नहीं की। तो ये आलोचना के विषय बने थे वीवर महोदय के।
वीवर के अलावा फिर BL जॉनसन महोदय ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। बाकी वीवर का समर्थन किया, थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। जॉनसन ने सस्य संयोजन के लिए फसलों के सापेक्षिक महत्व को आधार माना। एक तो ये अंतर था वीवर से। और जॉनसन ने सस्य संयोजन के निर्धारण में सिंपल स्केल ऑफ ग्रेडेशन सामान्य क्रम स्थापन मापक को अपनाया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सस्य संयोजन के निर्धारण में सामान्य क्रम स्थापन मापक का प्रयोग किसने किया था? BLC जॉनसन महोदय ने। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है। इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैंने केवल उसी को शामिल किया है। इसके अलावा NP अय्यर महोदय ने भी सस्य संयोजन के लिए 1969 में मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड अपनाई और लोरेंज वक्र का ग्राफ के रूप में उपयोग किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। अय्यर महोदय ने मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड को अपनाया था और लोरेंज वक्र का इस्तेमाल किया था। इनके अलावा कोपोक महोदय ने भी सस्य संयोजन के लिए फसली क्षेत्र व पशुओं की संख्या को आधार माना। वीवर ने पशुओं की संख्या को आधार नहीं माना, तो कोपोक ने पशुओं की संख्या को आधार माना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनकी एक एक विशेषताएं कि कोपोक ने पशुओं की संख्या को आधार माना या नहीं माना, कौन सा कथन गलत है। इसके बाद कीकू-काजू डोई विधि, इससे संबंध में भी इनके भी विचार पूछे गए। तो इन्होंने 1959 में 1959 में जापान की औद्योगिक संरचना ज्ञात करने के लिए अपनी विधि बताई थी। कृषि संबंध में नहीं बताया, बाद में कृषि को भी शामिल किया गया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इन्होंने डोई ने अपना विचार प्रस्तुत किया था। डोई ने फसल क्षेत्र के अंतरों के वर्ग के योग को ही सस्य संयोजन का आधार माना। किसी प्रदेश में कितनी फसलें बोई गई हैं और प्रत्येक फसल दूसरे से कितना डिफरेंस है, जो अंतर है वो कितना है, उनका वर्ग सूत्र में दिया है √σd²। ये UGC नेट में पूछा जा चुका है। फसल क्षेत्र के अंतरों के वर्ग के योग को ही सस्य संयोजन का आधार माना था। बस ये सामान्य देखें तो σd² और √σd², ये दोनों को ही ध्यान में रखना है। इनके अलावा रफ़ीउल्लाह ने अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि का प्रयोग किया, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड, और उन्होंने सूत्र दिया √ में σdp² - dn² और √ में दिया है ये /n² है। तो इसमें अलग अलग डेविएशंस, पॉजिटिव डिफरेंस है DP का अर्थ, और नेगेटिव डिफरेंस है मीडियन वैल्यू का, नंबर ऑफ फंक्शन इन द कॉम्बिनेशंस। तो एक तो ये सूत्र हमें ध्यान में रखने हैं, और विशेष जो बात बताई थी वो ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर तो विधि का नाम ही पूछ लेते हैं, मिलान करना है या उन्होंने कौन सा सूत्र दिया है। UGC नेट में पहले के एग्ज़ाम में, दूसरे जो एग्ज़ाम हुए हैं स्टेट में, उसमें भी पूछा जा चुका है। रफ़ीउल्लाह ने फसल संयोजन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एल्गोरिथम कलन विधि प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने सूत्र दिया था DP² - dn² और n से डिवाइड करना था। तो ये हमें ध्यान रखना है। एल्गोरिथम विधि यही पूछ लिया जाता है सामान्यतः। जैसे हरियाणा का जो एग्ज़ाम हुआ था कॉलेज लेक्चर का, उसमें पूछ लिया गया था एल्गोरिथम विधि का प्रयोग किसने किया था? रफ़ीउल्लाह ने। इसके बाद सस्य प्रतिरूप, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में ही है और ये अपने सिलेबस में भी है। सस्य प्रतिरूप का अभिप्राय किसी फार्म अथवा खेत के फसलोत्पादन में प्रयुक्त कृषि परंपराओं से है। कृषि किस प्रकार से की जा रही है, कौन सी कृषि है, इसका उद्देश्य क्या है, स्थानांतरित कृषि है, स्थायी कृषि है, किस प्रकार की कृषि है, कृषि की परंपराओं से है।
पैटर्न प्रतिरूप कैसा है। इसमें समस्त प्रकार की सस्य परंपराएं व विधियां या पद्धतियां आती हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि, स्थायी कृषि आदि। भारत को 103 सस्य क्षेत्रों में बांटा गया और राजस्थान को 8 भागों में बांटा गया। अलग अलग कृषि वैज्ञानिकों ने ये अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। फसल चक्र गहनता कैसे ज्ञात करते हैं। फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र के वर्षों का भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फसल चक्र गहनता ज्ञात करने का सूत्र है, ये भी पूछा जा चुका है। अब सस्य सांद्रण, क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सिलेबस में है। सांद्रता से अभिप्राय किसी तत्व के उस संकेंद्रण से है जिसके कारण उसे भली भांति पहचाना जा सके। इसमें विभिन्न फसलों के क्षेत्रों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है, जिससे उनके प्रादेशिक जमाव को आसानी से पहचान लिया जाता है। उदाहरण के लिए देश के पूर्वी भागों में चावल और पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की सस्य सांद्रता पाई जाती है। इनके कृषि क्षेत्र एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। सामान्य सी बात यही है कि जहाँ पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ चावल की फसल है अधिक बोई जाती है और पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की फसल अधिक बोई जाती है। एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सस्य सांद्रण ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। फ्लोरेंस महोदय ने स्थिति लब्धि विधि 1948 में प्रस्तुत की थी। तो ज़्यादातर तो विधियों के नाम और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं। तो ये सूत्र उन्होंने 2 प्रकार से दिए हैं, EC/EN भाग में TC और TN। इन सूत्रों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद चिसोलम महोदय ने 1962 में अपना सूत्र प्रस्तुत किया था और भारत में भाटिया ने 1965 में अपना सूत्र प्रस्तुत किया। भाटिया महोदय ने सस्य सांद्रता ज्ञात करने के लिए असस्य का क्षेत्रीय इकाई में क्षेत्रफल और फिर क्षेत्रीय इकाई में सभी सस्यों का क्षेत्रफल उसमें भाग देंगे और फिर से असस्य का देश में क्षेत्रफल और सभी फसलों का देश में क्षेत्रफल। ये सूत्र भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जसवीर सिंह जी ने 1976 में अपना सूत्र दिया था। तो ये सूत्र सभी हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये आज के कुछ टॉपिक थे और निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा कि इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, पिछले जो मेरे वीडियो हैं उनमें 47 क्वेश्चन है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो पिछले एग्ज़ाम हुई थी उसमें आए हैं। आप सभी वीडियो देखकर मिलान कर सकते हैं। आगे भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैं बिल्कुल श्योरिटी से आपको कह सकता हूँ कि 300 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन ज़रूर मेरे जो वीडियो हैं उनमें से मिलेंगे। तो वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। चैनल को आप शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।